नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने में दिलो जान से लगे हुए हैं। दिन रात आप मेहनत करते हैं और आपका सपना होता है कि आप IAS बने और अपने सपने को साकार करें। उसके लिए कड़ी मेहनत आप कर रहे होते हैं और हम लोग भी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में हम मददगार साबित हो सके। लेकिन इन पूरी तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण जो सवाल है वह क्या है? वह यह है कि IAS का मतलब क्या है ना। मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है IAS काबा। आजकल काबा को लेकर करके चर्चा का बाजार गर्म है, तो यहाँ पर मैंने IAS जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है सिविल सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा के तौर पर इसे देखा जाता है और हर शिक्षित युवा के मन में कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि या तो वह खुद IAS बने या फिर उसके आस पड़ोस मित्र बंधु परिवार में से कोई IAS बने, ताकि उनके घर का नाम रोशन हो, उनके परिवार का नाम रोशन हो और उनके गांव और उनके शहर का नाम रोशन हो, है कि नहीं। तो IAS का मतलब क्या, IAS के महत्व को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यह एक तरीके से आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन जो वो होता है कि वर्तमान में मैंने आपसे बातचीत की, कुछ समय तक, जिस समय तक मैंने आपसे बातचीत की उस समय तक तो हो सकता है कि आप मोटिवेट हों, लेकिन उसके बाद आपका वो मोटिवेशन समाप्त हो सकता है, न्यूनतम स्थिति में जा सकता है या फिर शून्य हो सकता है ना। लेकिन जब सेल्फ मोटिवेशन होता है, जब आत्म प्रेरणा होती है, तब फिर वह आत्म प्रेरणा हमेशा काम करती है। तो इस लिहाज से आज की जो यह चर्चा है इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि आप समझें कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस पद का आप सपना देख रहे हैं, उस पद का महत्व क्या है, उस पद का मायने क्या है कि नहीं। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले आप सभी के लिए बहुत जरूरी सूचना। होली का यह शुभ अवसर आया हुआ है। लगभग 2-3 दिनों का जो यह समय है, यह होली के रंगों में सराबोर होने और रहने का समय है। तो इसी उत्सव को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच 2 के लिए जो एक बहुत ही बेहतर डिस्काउंट दिया गया है, वो सामने आपके पैनल पर दिख रहा होगा कि दिलीप लाइव कोड का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच, जो कि प्री और मेंस मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को ही समाहित किए हुए है, मात्र ₹17,499 में अवेलेबल हो सकेगा। और इस बैच में कई सारी विशेषताएं हैं, कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि 13 महीनों का यह पूरा का पूरा कक्षा कार्यक्रम है। इसमें 1000+ घंटे की क्लासेज हैं, लाइव फाउंडेशन कोर्स है। आप कहीं भी रह रहे हैं, देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, गांव शहर बस्ती कहीं भी आप रह रहे हैं, वहां से बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए डाउट सेशन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, ग्रुप मेंटरशिप की व्यवस्था की गई है। तो ये सभी जो फीचर्स हैं इस कोर्स के अंतर्गत समाहित हैं और इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त शुल्क नहीं है। केवल यह जो शुल्क है सामने आप देख रहे हैं, इसी के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप अपने इरादे को लेकर करके कितना तैयार हैं, आप अपने स्तर पर कितना अधिक सजग है, कितना अधिक सचेत है। और जब आप सचेत हैं तो हम निश्चित तौर पर आपके लिए तैयार हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको हर स्तर पर सहयोग सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो आइए आज की चर्चा में थोड़ा हम समझें कि आखिर जिस IAS परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, करते हैं, उस IAS परीक्षा की तैयारी के बाद यदि व्यक्ति सफल हो जाता है, जब वह रैंक ले आता है, जब वह मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो फिर उसकी अगुवाई कहाँ की जाती है। तो यह जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने इसे देखा भी होगा। हो सकता है कि पर्यटन के स्तर पर आप गए होंगे तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे, फोटोज़ में, इमेजेस में आपने देखा होगा। अपने दोस्त साथियों के साथ चर्चा करने के दौरान इसके बारे में भी बातचीत की होगी। दोस्तों, यह कुछ और नहीं बल्कि ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी है ना, लबसना है ना। यह जो संस्थान है, यह जो एक तरीके से स्कूल है प्रशासनिक सेवकों की
को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए, ताकि वह जब फील्ड में जाए, जब वह राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर, गांव के स्तर पर वह घूमे और अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने में, देश की नीतियों को क्रियान्वित करने में पार्टिसिपेट करें, तो उस समय उन्हें कोई अड़चन न आने पाए। इसके लिए उन्हें लवसना में ट्रेनिंग दी जाती है। और कल को आप यदि IAS बनते हैं, तब आपको भी यहाँ पर जाने का सुअवसर मिल सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक उच्चतम शिखर को पाने के लिए, उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। उस मेहनत के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, और उसमें सहायता देने के लिए, हर स्तर पर सहायता देने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन टीम जो है वो आपके लिए नित्य प्रयासरत है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम और विचार से समझें कि IAS मतलब क्या, IAS का मतलब क्या है ना। कोई यदि आपसे पूछता है तो भाई आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो IAS की तैयारी कर रहे हैं, है ना। निश्चित तौर पर एक सपना होता है कि भाई हम IAS बने, है ना। IAS का जो फुल फॉर्म है ये तो पता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है। लेकिन क्या केवल इसके फुल फॉर्म को समझ लेना ही इसके मतलब को दर्शाता है? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे भी कहीं व्यापक इसका मायने है, इसका मतलब है। IAS का मतलब होता है एक नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप होनी चाहिए, है ना, जो कि नीतियों का समन्वयक, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। कौन? तो IAS, है ना। एक सहज और सरल व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शांत, सहज, सरल होती है। वह हर बात में वह इरिटेट नहीं होता है, खींचता नहीं है, वह लोगों की बातों को सुनता है। जाहिर सी बात है, कल को आप एक पदाधिकारी बनेंगे, IAS ऑफिसर यदि आप बनेंगे, कल्पना कीजिए, है ना, इससे आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं कि कल को आप यदि सिविल सेवा की परीक्षा को क्रॉस करने के बाद, क्रैक करने के बाद आप किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात हैं, पदस्थापित हैं, और गांव के लोग आकर करके और आपसे कुछ गुजारिश कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपका जो बर्ताव है उनके साथ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हो सकता है कि उनकी जो डिमांड है वह आप उस क्षण, उस समय पूरा करने की स्थिति में न हो, और उसके बावजूद भी वे लगातार रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आपका वहां पर क्या बर्ताव होना चाहिए, है ना। तो उस संदर्भ में, वैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको अभी से ही अप्रत्यक्ष तौर पर तैयारी करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो सहज और सरल व्यक्तित्व है, यह इसी चीज को दर्शाता है। आपकी अपनी तैयारी के दौरान ही ये जो पर्सनालिटी का जो पक्ष है, ये उभारने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है ना। इसके साथ ही IAS का मतलब यह भी है कि जो स्मार्ट कार्यशैली को प्राथमिकता दे, है ना। स्मार्ट कार्यशैली, वह घिसी पिटी या फिर परंपरागत कार्यशैली में विश्वास नहीं रखता है, वह स्मार्ट कार्यशैली में विश्वास रखता है। चीजों को वह परखता है, समझता है, उसका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है, ऑब्जर्वेशन लेवल हाई हो। आपने एथिक्स का यदि पाठ्यक्रम देखा होगा तो उसमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की गई है। इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना,
ये इमोशनल इंटेलिजेंस में उस व्यक्ति में होनी चाहिए। जो आईएएस बनता है, जो आईएएस का पद संभालता है, वह इन सभी खूबियों से लैस होता है। उनमें उसमें ये सारी खूबियां होती हैं, है ना। जो व्यक्ति इस तरीके से इन खूबियों से लैस होता है, वह निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी बहुत सलीके से, बहुत आराम से, बहुत सहजता से पूरा करता है। उसको संतुलन करने का जो हुनर है वो आता है। कैसे शासक और शासित के बीच में संतुलन स्थापित करना है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है। आईएएस का मतलब ये सारे जो गुण हैं, ये सभी गुण हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ यदि आप अभी से अपनाते हैं, अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान यदि ये क्वालिटीज़ अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस राह में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते। एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन में कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो नहीं होगा, स्नेह स्नेह करके होगा, लेकिन होगा, है ना। ये आपकी अपनी महत्वाकांक्षा, आपकी अपनी जो जुझारूपन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब एक सवाल यह उठता है कि भाई क्या है इसकी भूमिका। आईएएस बन गए, आईएएस बन जाएंगे, है ना। मैं आईएएस बन गया, मैं आईएएस बन गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर पहले ही संकेत कर दूं कि सिविल सेवा परीक्षा जो आयोजित की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी व्यक्ति उस परीक्षा में सफल होता है वो सब का सब आईएएस ही बनता है। ऐसा नहीं है, ऐसा भ्रम नहीं रखना है ना। कई सारे उससे जुड़े हुए पक्ष हैं, उसके बारे में अभी हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है आईएएस का, उसके बारे में हम लोग अभी बातचीत कर ले, ठीक है। तो प्रश्न फिर यह उठता है कि भाई ये क्या करता है, क्यों इसको इतना महत्व है। जाहिर सी बात है कि यदि आप अपने घर में ही देख लें, है ना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी देख लें, आप अपने घर में ही देख लें, तो आपके घर में महत्व किसको ज़्यादा मिलता है। सामान्य तौर पर छोटे बच्चों को तो महत्व मिलता ही है, वो तो एक अलग बात है, वह एक अलग पक्ष है। लेकिन सामान्य तौर पर महत्व ज़्यादा उसको मिलता है जिसके पास या तो पैसा ज़्यादा हो, या फिर वह काम, सारा जो नेतृत्व है उसके पास में हो, और चीज़ों को वह समझ रहा है ना। चीज़ों को वह मॉनिटर कर रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ें कम हो रही हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें अधिक हो रही हैं, कैसे हमें पूरे घर परिवार को आगे बढ़ाना है ना। सभी की बातों को सुनना है, समझना है, और सभी की शिकायतों को पूरा करना है, और उसके हिसाब से घर को आगे बढ़ाते रहना है। बात समझ में आ रही है। तो जो आईएएस की भूमिका है यहाँ पर कुछ इसी तरीके से उभरती है। हालांकि ये तो आईएएस घर के स्तर पर तो नहीं, बल्कि हम इसको राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर देख सकते हैं कि इसकी भूमिका कितनी अधिक व्यापक हो जाती है ना। घर का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि घर में जिस तरीके से एक समन्वय की आवश्यकता होती है, कुछ वैसे ही समन्वय की आवश्यकता राज्य के स्तर पर होती है, जिला के स्तर पर होती है, विभाग के स्तर पर होती है ना। तो यहाँ पर जो इसकी भूमिका है, इसकी भूमिका बहुआयामी है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं बहुआयामी भूमिका, ठीक है। सरकार और जनता के मध्य समन्वयक, इस रूप में इसकी भूमिका होती है ना। विभाग या जिले के स्तर पर नीतियों का उपयुक्त क्रियान्वयन, है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है विभाग या जिले के स्तर पर।
जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो जिला न्यायाधीश होते हैं या फिर जो कलेक्टर आप कहते हैं, वे उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आईएएस बनता है वह केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम ही बनता है। वह तो एक कह सकते हैं कि पहला चरण है ना। उसके बाद कई सारे चरण उसके पदावधि काल में आते हैं और उनसे अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर कार्य करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जो आईएएस होता है उसको इन सभी नीतियों से संबंधित जो गतिविधियां चल रही हैं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पर कमी बेसी हो रही, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, ये सारा जो नियंत्रण है ये नियंत्रण इन्हीं के जिम्मे होता है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा सरकार का परामर्शकर्ता है ना, जो एक सिविल सेवक होता है, जो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, वह सरकार का परामर्शकर्ता होता है। उसको एडवाइस देता है अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग योजनाओं के संदर्भ में। कुछ ऐसी घटना घट गई जिसको लेकर करके जो सरकार है वह पेश में है कि क्या इसमें किया जाना चाहिए। वैसे में जो उच्चाधिकारी होते हैं वे सरकार को सलाह देते हैं कि सर इसमें ये किया जाना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कानून व्यवस्था को संतुलित रखना, लॉ एंड ऑर्डर, है ना। हालांकि इसमें जो आईपीएस होते हैं, जो इंडियन पुलिस सर्विस से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बहरहाल आईएएस की भी भूमिका, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, वे भी इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर काम कर रहे हैं तो विशेष तौर पर उनकी भूमिका हो जाती है ना। तो कुछ ये जो पक्ष हैं, ये पक्ष यहाँ पर उभर कर करके सामने आते हैं सिविल सेवक या फिर कहें आईएएस के संदर्भ में, है ना। तो ये सारे जो दायित्व हैं, ये सारे दायित्वों का निर्वहन एक पदाधिकारी के तौर पर उन्हें करना होता है ना। विभाग के स्तर पर पारदर्शिता को महत्व है ना। ऐसा न हो कि जो अधिकारी साहब हैं वो बाहर तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस सब कुछ अच्छा हो इसको देख रहे हैं और उनके विभाग में ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो। तो विभाग के अंतर्गत जो भी उनके अधीन, जो उनके अधीनस्थ हैं, उनके साथ भी उनको सावधान रहने की आवश्यकता होती है, ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि विभाग के स्तर पर कोई सच फॉल्ट ना हो, कोई सच गलती ना हो, है ना। तो ये सभी जो पक्ष हैं दोस्तों, ये सभी पक्ष यहाँ पर आईएएस की भूमिका को दर्शाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल यही पक्ष है, और भी कई सारे ऐसे पक्ष हैं जिस पर आईएएस को काम करने की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा यदि कल को मैं आईएएस बन गया या आप आईएएस बन गए, है ना, तो फिर आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आराम से किसी आलीशान कमरे में, एसी कमरे में आराम से चेयर पर बैठ करके और चाय पिएंगे, यह संभव नहीं है ना। आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे वहां पे, जहां पर भी, जिस पद पर भी, जिस विभाग में भी आप रहेंगे। कुछ भी यदि होता है ना, शहर में यदि एक मच्छर मरता है या फिर एक मगरमच्छ मरता है तो फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई मच्छर क्यों मर गया जी, है ना। लगता है कि आपने छिड़काव सही तरीके से नहीं करवाया था, है कि नहीं। मगरमच्छ मर गया, भाई ऐसा क्यों हो गया, है ना। वन्य प्राणी की हत्या कैसे हो गई, वन्य प्राणी की मृत्यु कैसे हो गई। कहने का मतलब यह है कि कोई भी गतिविधि होती है, आप जिस पद पर तैनात हैं आपको उस हिसाब से काम करना होगा, है ना।
और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आईएएस के तौर पर एक व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी होने की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आईएएस जो है वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है ना। बहुमुखी प्रतिभा का धनी क्या कि एक आईएएस के पास में कई सारे मुख, कई सारे चेहरे होते हैं? नहीं, है ना। एक आईएएस के तौर पर व्यक्ति को हर संदर्भ में, हर गतिविधि को मद्देनजर रख करके काम करना होता है ना। विभिन्न विषयों का उसके पास नॉलेज होता है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है। तभी तो आप यदि ध्यान से देखें तो सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है ना, पारिस्थितिकी और पर्यावरण भी पढ़ना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है, समाज के बारे में भी पढ़ना है, भूगोल के बारे में भी पढ़ना है, इतिहास के बारे में भी पढ़ना है कि नहीं। तो ये सब जो पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाई क्यों करवाई जाती है, पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना। तो इसका जो मकसद है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक अभ्यर्थी यदि इन पाठ्यक्रमों को अच्छे से पढ़ ले तो वह भारत को समझ पाएगा, भारत के राज्यों की जो संस्कृति है उसको समझ पाएगा, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, भारत का जो भूगोल है उसको समझ पाएगा, भारत की जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है उसको समझ पाएगा, है कि नहीं। और उसके आधार पर कल को यदि वह अधिकारी के रूप में आता है तो वह निर्णय लेने में हेजिटेट नहीं होगा, हिचकिचाएगा नहीं। तो इसी लिहाज से जो सिविल सेवक के तौर पर यदि आईएएस कोई होता है तो उसको कई बार आपने यदि ध्यान दिया हो या आप कभी ध्यान दें तो जो आईएएस होते हैं वह अलग अलग विभागों में अलग अलग विषयों से संबंधित पद संभालते हैं। कभी वो स्वास्थ्य विभाग में चले जाते हैं, कभी कोई आईएएस अधिकारी शिक्षा विभाग में चला जाता है ना। ऐसा आवश्यक नहीं कि एक ही विभाग में वह जीवन पर्यंत रह जाएगा। अन्य जो पद हैं जैसे कि आईपीएस का पद है, जैसे कि आईआरएस का पद है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, उन पदों में सामान्य तौर पर एक कैडर उनको मिल गया, पुलिस कैडर मिल गया। वो पुलिस वाले डिपार्टमेंट में ही भाई निश्चित तौर पर उनको प्रोन्नत किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, वे और ऊंचे पद पर चले जाएंगे। लेकिन जो विषयों की विविधता है, इन विषयों की विविधता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पद है वह आईएएस का ही पद है। इसीलिए एक सामान्य तौर पर सिविल सेवा अभ्यर्थी की जो इच्छा होती है कि वह आईएएस बने। तो यदि आप इस बात से अनजान है तो आज आप ये समझ लीजिए कि आखिर क्यों ये इच्छा होती है। तो इसी कारण से इच्छा होती है कि उसको एक विविध प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिलेगा, है ना। उसे कई सारे लोगों से अलग अलग समय में अलग अलग लोगों से अलग अलग समस्याओं को समाप्त करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए उसके पास में लोग आएंगे और वह उन समस्याओं का समाधान कर सकता है ना। अलग अलग स्तरों पर वह नीतियां बना सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आईएएस जो है वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। ये सभी जो बातें हैं आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये आपके लिए स्व प्रेरणा या फिर कहें सेल्फ मोटिवेशन के तौर पर काम कर सकती हैं। अब थोड़ा सा और जिक्र कर लें कि अन्य जो प्रमुख सेवाएं हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि जितने भी बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करते हैं वो सभी के सभी आईएएस ही बन जाते हैं, है ना। ये आईएएस का जो पद है ये इस पर भी डिपेंड करता है ना कि भाई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं, उसके साथ साथ में जो रैंकिंग है अभ्यर्थी की वह रैंकिंग कितनी है, उसकी कैटेगरी क्या है। ये सभी बातें डिपेंड करती हैं कि किसी अभ्यर्थी को आईएएस का पद मिला या नहीं मिला। तो यदि उसको आईएएस का पद अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है तो फिर वह अन्य पदों के लिए दावेदारी तो पेश कर ही सकता है ना। जैसे कि आईपीएस, जैसे कि आईआरएस, है ना। आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस का मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, है ना। IAS यह एक बहुत ही रोचक पद है ना। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विस,
ठीक है, अकाउंटेंसी सर्विस। इसके अलावा IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना, कई सारे ऐसे पद हैं। ठीक है, तो इन पदों पर फिर नियुक्ति होती है, जैसी रैंक रहती है उसी रैंक के आधार पर वो पद मिलता है, रैंक के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सेवाएं हैं ये सेवाएं अच्छी नहीं हैं या फिर इनका कोई मोल नहीं है, ये सेवाएं भी अच्छी हैं, है ना। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि IPS ही बनना चाहते हैं, उनको IAS से कोई खास लस्ट नहीं होता है, वो चाहते हैं कि IPS ही बने। वर्दी का जो रुतबा है, वर्दी की जो धमक है, वह दुनिया देखे, दुनिया जाने कि हाँ SP साहब आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, इनको भी आप अपने लक्ष्य के अंतर्गत लेकर करके आसानी से चल सकते हैं, इनमें भी कोई कमी नहीं, इनमें भी कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, लेकिन इन सभी के लिए यही तो एक UPSC की कला है कि आप चाहे IAS बनना चाहें, IPS बनना चाहें, जो भी बनना चाहें, पाठ्यक्रम सेम है, पाठ्यक्रम के स्तर पर कोई भिन्नता नहीं की गई है ना। तो सभी सेवाओं के लिए समान पाठ्यक्रम, है ना। यहां पर यह संतुलन स्थापित कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना। अब आपको जितना अंक मिला, जैसी रैंक आई, उसके आधार पर आपको पद का आवंटन हो जाएगा, है ना। तो ये सभी जो यहाँ पर पक्ष हैं आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सभी पद किसी खास पार्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है या पार्टिकुलर जो काडर है, उस काडर के ही कंटेक्स्ट में फिर आगे आप बढ़ पाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें सुविधाएं नहीं हैं या फिर उनमें आपको दायित्व नहीं मिलता है, वहाँ भी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मिलता है ना। राजस्व से संबंधित, भारत के राजस्व से संबंधित जो नीतियां हैं उसके संचालन में आपकी भूमिका हो जाती है यदि आप IRS बनते हैं। IPS बनते हैं तो आपकी तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आपकी हमेशा भूमिका रहती है। पुलिस सेवा के अंतर्गत तो कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कि जाना चाहते हैं। IFS के तौर पर जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, विदेश सेवा, कई सारे विद्यार्थी, कई सारे अभ्यर्थी वो चाहते हैं कि प्रथम प्राथमिकता में वही रखें, है ना। लेकिन ये सभी जो सेवाएं हैं, ये सभी जो पद हैं, ये कैसे आपको मिल सकता है, कैसे आप इन पदों का लाभ उठा सकते हैं, इन पदों पर जाकर करके आपकी जो अभिलाषा है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। शर्त केवल एक ही है और वह है कि आप पाठ्यक्रम जो है सिविल सेवा परीक्षा का, उस पाठ्यक्रम को आप बेहतर तरीके से संपूर्णता के साथ कंप्लीटली आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उसको पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, जो डिमांड है उस डिमांड को आप फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। यदि आप उस डिमांड को फुलफिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और आपको इसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सहायता देने के लिए StudyIQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच के माध्यम से यह जो एक महत्वपूर्ण बैच है, बैच नंबर 2 के तौर पर यदि हम देखें तो यह बैच 2 यहाँ पर आपके सामने में उपलब्ध है ना। 6 से 8 मार्च तक इस बैच में एडमिशन यदि आप लेते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 17,499 रुपये में यह कोर्स आपको आसानी से मिल सकता है, जिसमें कंप्लीट UPSC से संबंधित जो PT और मेंस का पाठ्यक्रम है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। 11 मार्च से इसकी शुरुआत शाम में 6 बजे से हो जाएगी। तो आज की चर्चा में हमने ये समझा कि IAS का IAS का मतलब क्या होता है, IAS की भूमिकाएं क्या होती हैं, इसका महत्व क्या है, और इसके अतिरिक्त जो अन्य सेवाएं हैं उनको किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, है ना। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। होली की अनंत शुभकामनाएं, अच्छे से होली का त्यौहार मनाइए और मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।